हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज का जो हमारा चैप्टर है इंडियन प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का ही अंग होता है। इससे पहले हम संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान का मुखिया होता है। ये कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि देश की समस्त कार्यपालिका इसके अंतर्गत समाहित हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय संविधान में भारत का सर्वोच्च पद है। भारत का सर्वोच्च पद है और देश का सबसे सम्मानित पद है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। देश का प्रथम नागरिक भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारत राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र, उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब ये है कि वो सरकार द्वारा सैलरी ना ले रहा हो। तो और आर्टिकल 78 के अंतर्गत उसमें कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। अगर ये व्यक्ति जिनका अभी हमने नाम लिया, ये अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहें तो अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कोई IAS अधिकारी या IPS है या IFS है या कोई भी जो सरकार द्वारा सैलरी ले रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगे तो उससे पहले वो देश के वित्त मंत्री थे। जब राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा तो वे वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। वो चाहते तो अपने पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। बिहार इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं। इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। अगर चाहते तो वे राज्यपाल के पद पर बने रहते उसके और जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये लोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत सरकार का कोई भी मंत्री या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री या राज्यपाल ये लाभ के पद में शामिल नहीं होता है। पद पर रहते हुए भी ये लोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये था जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उसकी योग्यताएं। अब हम पढ़ेंगे इसके निर्वाचन की बात करेंगे कि क्या क्या मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल करता है। क्या करता है? निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में इसका निर्वाचन, तो निर्वाचक मंडल इसमें जैसे लोकसभा है आपका,
लोकसभा, राज्यसभा है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधान परिषद है। तो ये विधान परिषद के सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भारत के केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। अन्य स्टेट में विधान परिषद नहीं है। और अगर विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाएगा तो अन्य स्टेट के लोग इसका विरोध करने लगेंगे। वहां पे भी विधान परिषद की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 543 प्लस 2 500, ये आपका है 200, ये बराबर हो जाएगा 545 के। ये है 233 प्लस 12 बराबर है 245 के। और इनकी संख्या हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 लोग हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में, ये जो 2 लोग हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ जो 12 लोग यहाँ पे हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्यों को भाग, यानी कुल मिला जुलाकर 12 और 2 14 सदस्य हैं मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो इनका निर्वाचन हो गया। क्या कोई भी व्यक्ति देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसके पास 50 सदस्य प्रस्तावक के तौर पर होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए जो आपके नाम को आगे ले जाएंगे। यानी कुल मिला जुलाकर 100 सदस्य होना जरूरी है। जिस किसी भी कैंडिडेट के पास 100 सदस्य होंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब 100 सदस्यों का मतलब समर्थन प्राप्त होना ये तो आम आदमी की बस की बात है नहीं। वो कोई पावरफुल आदमी हो सकता है, मतलब वो देश का नामी व्यक्ति हो सकता है, कोई महान व्यक्तित्व हो सकता है, आम आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि 100 MP या MLA उसके साथ होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। अगर वो अपने कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 मतलब जो एक कुल सदस्यों की संख्या है उसका 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमा की गई राशि है वो जब्त कर ली जाएगी और वो चली जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास। तो ये था राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए केवल योग्यताएं होने से ही राष्ट्रपति का चुनाव कोई नहीं लड़ सकता। इन शर्तों का भी पालन होना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिकतर जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वे लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर किए। ये 1952 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे, जो अब तक सबसे ज़्यादा बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे भारत के राष्ट्रपति की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो। जितनी बार चाहे उतनी ही बार भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। अब बात ये हो रही है कि क्या समय से पहले भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? हाँ, अगर वो चाहे तो त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र अगर दे देगा तो समय से पहले यानी 5 वर्ष से पहले भी जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा।
अगर वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो समय से पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों की देखभाल कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों की देखभाल भारत का उपराष्ट्रपति करता है। यदि उस समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति के कार्यों की देखभाल कौन करेगा? तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, और राष्ट्रपति का पद जब भी रिक्त होगा तो उसके कार्यों की देखभाल भारत का उपराष्ट्रपति करेगा, और उस समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त था। ऐसे उस स्थिति में, इन परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के 11वें न्यायाधीश थे और भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। अगर उस समय मान लेते वो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता तो तब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता उसको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 2 बार जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। एक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए, दूसरी बार जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे तब भी एक बार उनको मिला है। 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हो गया आपका। एक चीज़ हमें इसमें और भी पढ़ना है, हमें निर्वाचन में ही पढ़ना था कि एक विधायक का जो मत मूल्य होगा, एक विधायक का मत मूल्य बराबर होगा, एक विधायक का, अगर क्या एक विधायक और एक एमपी के जो मूल्य होते हैं क्या दोनों समान होते हैं? तो आइए समझते हैं। एक विधायक का जो मत मूल्य होता है ये उस राज्य की कुल जनसंख्या होती है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की कुल जनसंख्या और बटे उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या और गुणे 1/1000 होगा। इस तरह जो है किसी भी एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जा सकता है। अगर हम एक सांसद के मत का मूल्य निकालें, एक सांसद चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो, एक सांसद के मत का मूल्य बराबर होगा कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 निर्वाचित मनोनीत तो भाग लेते नहीं हैं, प्लस 233, और एक विधायक के मत का मूल्य यहाँ से जो भी आएगा तो उसके बाद हम भारत के सभी राज्यों के मत का मूल्य निकाल लेंगे। सभी राज्यों के मतों का मूल्य हम इससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो एक सांसद के मत का मूल्य होगा। जैसे उस राज्य की कुल जनसंख्या जो होगी वो 1971 की जनगणना पर ही आधारित होगी, और ये 2026 तक आपका यही रहेगा। यहाँ वर्तमान जनसंख्या नहीं रखना है। अब सवाल ये उठता है कि 1971 की ही जनगणना क्यों? भाई उसके बाद हिंदुस्तान में हर 10 साल में जनगणना होता है, 2001 में भी हुआ, 2011 में भी हुआ, कई बार जनगणना हो चुकी है, तो 1971 ही क्यों? असल में क्या है, भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भारत सरकार ने ये कहा कि देश का विकास अगर करना है तो जनसंख्या पे रोकथाम जरूरी है। दक्षिणी भारत वालों ने इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पालन किया, और जनसंख्या जो है जो इस हिसाब से बढ़ रही थी काबू पाया गया। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या में कोई कमी दिखाई नहीं दी और लगातार जनसंख्या बढ़ती गई। यही कारण है, लगातार जनसंख्या बढ़ती गई, और जनसंख्या बढ़ने के कारण दक्षिणी भारत वालों ने ये कहा कि हमने तो अपने नियमों का पालन किया, अगर इसी तरह रहा तो हमारे राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य कम हो जाएगा। इसी को देखते हुए कि दक्षिणी भारत के लोग दुखी ना हो, इसीलिए 1971 की जनगणना ही मान्य रखी गई, और ये 2026 तक आपका यही रहेगा।
तो ये था एक विधायक के मत मूल्य निकालने का और एक सांसद के मतों का मूल्य निकालने का। अब हम बात कर लेते हैं, हमने तो पढ़ लिया कि त्यागपत्र समय से पहले अगर भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र भी दे सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी देता है। तो ये त्यागपत्र की बात हो गई। अब अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अब आगे हम पढ़ लेते हैं उसकी शक्तियों के बारे में। शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ आमतौर पर हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री में निहित है। राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई कार्य करता है। अब आमतौर पर राष्ट्रपति को दो शक्तियां प्राप्त हैं। एक तो शांतिकालीन शक्तियां प्राप्त है उसे, शांतिकालीन शक्तियां भी उसे प्राप्त है, और एक है आपातकालीन शक्तियां। ये भारत के राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। पहले हम पढ़ेंगे शांतिकालीन शक्तियां क्या है। शांतकालीन शक्तियों में जैसे भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर ही भारत का राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है, संघ लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या जो है कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक या जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में जितने भी बड़े बड़े पद हैं लगभग सब की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अगला पॉइंट है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत में 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है इसमें, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी विधेयक अगर कानून बनाया जा रहा है तो वो कानून का रूप तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर ना कर दे। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तभी वो कानून का रूप ले सकता है। कोई भी धन विधेयक यदि लोकसभा में पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तभी उस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है भारत का राष्ट्रपति और वो जो है इसको स्थगित भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उसके आपातकालीन शक्तियों के बारे में। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। एक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, एक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और एक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360। इस अनुच्छेद के तहत उसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। एक बार जो है 1962 में, 1971 में और 1975 में, ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। 1975 में देश के आंतरिक मामलों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाने से उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जो है उनके अनुसार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है? जब देश में ही युद्ध हो जाए या बाहरी देश कोई देश आके हमारे देश पे आक्रमण कर दे या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए
तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 62 में, 71 में, 1975 में। 1975 में देश के आंतरिक मामलों में गड़बड़ी हो जाने से जो है यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाने से जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और 1962 में भारत और चीन में युद्ध हो गया। भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाने से यहाँ पे भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। सेकंड है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जो होता है भारत के विभिन्न राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है कि उस राज्य का वास्तविक जो शासक होता है, वास्तविक जो मुखिया होता है, जो शासन कर रहा है, क्या वो संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो मतलब जो है वो संविधान के अनुसार काम कर रहा है, ये उसकी देख रेख करता है। अगर जो है उस राज्य का शासक संवैधानिक तंत्र उस विफल कर देगा तो ये राज्यपाल का काम है राष्ट्रपति को सूचना देना और कहेगा कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। शासन की जो है शासन तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जब भारत के किसी भी राज्य की शासन तंत्र विफल हो जाएगी तो उस राज्य में राज्यपाल के कहने पर भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है। वित्तीय आपातकाल जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, कमजोर हो जाए, तो इन सब परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है आर्टिकल 360 के अंतर्गत कि वो देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इन परिस्थितियों में बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी हो, इनकी सैलरी जितने दिन चाहे 10 दिन 15 दिन की सैलरी सरकार रोक सकती है, इन्हें नहीं दे सकती है जो है। तो वैसे तो बहुत अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को क्या उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, क्या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च पद होता है। यदि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है संविधान का उल्लंघन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को भी देश की सर्वोच्च सत्ता से बर्खास्त किया जा सकता है। और बर्खास्त करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचित में भाग ली थी, लेकिन हटाने में विधानसभा की भूमिका नहीं है। संसद के केवल और केवल 2 ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। जो भी सदन ये आरोप लगाएगी, जो भी सदन, मान लेते हैं लोकसभा या राज्यसभा, यदि लोकसभा आरोप लगाएगी तो 1/4 या राज्यसभा लगाए तो 1/4, तो जो भी सदन पहले आरोप लगाएगी, आरोप तभी लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किया हो। तो जिस भी सदन को ये लगता है कि वर्तमान का जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो है संविधान का उल्लंघन किया है, तो वो अपने कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्य जो है उस पर हस्ताक्षर करेंगे और राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि राष्ट्रपति महोदय जी, हम आपको आपके पद से बर्खास्त करने जा रहे हैं, हम महाभियोग लाने जा रहे हैं, आपके पास 14 दिन का टाइम है, आप संसद में ये साबित कर दें कि मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, तो आप अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो 14 दिन के बाद हम आपको हटाने जा रहे हैं। यदि 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति यह साबित नहीं कर पाए तो 14 दिन के बाद जो भी सदन आरोप लगाएगी, मान लेते हैं लोकसभा ने ये आरोप लगाया, वैसे तो आरोप लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, तो जो भी सदन पहले आरोप लगाएगी वो अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पास कर देगी, 2/3 बहुमत से
पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा इसकी जांच करेगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा भी पास कर देगी, नहीं, राज्यसभा इसकी जांच करेगा कि लोकसभा द्वारा जो आरोप लगाया गया है भारत के राष्ट्रपति को, क्या वो आरोप सही है, ये इसकी अच्छे से जांच करवाएगा। और जांच यदि सही पाया गया कि हाँ वास्तव में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो है संविधान का उल्लंघन किया, तो राज्यसभा भी अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पास कर देगी और इस तरह भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। एक चीज और इसमें ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 543 + 2 = 545। यहाँ 545 सदस्य पूरे राष्ट्रपति के जो है हटाने में भूमिका निभाते हैं। वैसे यहाँ पे भी 245 सदस्य हटाने में भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि देश की सर्वोच्च सत्ता पर आसीन व्यक्ति या भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद जो सबसे सम्मानित पद है, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, उसको उसके पद से हटाया नहीं गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ।